अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम डिस्कस करेंगे डेल ऑपरेटर और डाइवर्जेंस थ्योरम। जैसे हमने देखा लास्ट लेक्चर्स के अंदर, और डाइवर्जेंस बेसिकली ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू पार्शियल डी एक्स बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल डी वाई बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डी जी बाय पार्शियल जी। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में डाइवर्जेंस की इक्वेशन थी। और हमने ये देखा कि बेसिकली ये डाइवर्जेंस एक ऐसा ऑपरेटर है जो जब एक वेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो राइट साइड पे ये क्योंकि एक स्केलर रिजल्ट है, तो स्केलर रिजल्ट हमें पता है कि जब खास तौर पे दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसके रिजल्ट में जो चीज आती है वो एक स्केलर एंटिटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो डी के ऊपर जो ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं उस ऑपरेटर को हम एक वेक्टर ऑपरेटर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये डेल एक वेक्टर ऑपरेटर है जो कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ए एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ए वाई और पार्शियल बाय पार्शियल जी ए जी के बराबर है। तो अगर डेल जो इसके बराबर हो और अगर डी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, क्योंकि ये भी एक वेक्टर ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर से मुराद ये जैसे हम ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये जैसे ऑपरेटर्स हैं, तो ऐसे ही ये डेल भी एक ऑपरेटर है जो कि हम डी के ऊपर अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेल डॉट डी, इसका इनके डॉट प्रोडक्ट अगर लें तो ये डेल आ गया, ये डॉट डी आ गया। इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये यही चीज हमारे पास आ जाती है जो यहाँ पे राइट साइड पे मौजूद है। और ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल डी एक्स बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डी वाई बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डी जी बाय पार्शियल जी। और ये डाइवर्जेंस ऑफ डी है, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी को डेल डॉट डी भी कहा जा सकता है। तो ये डेल डॉट डी बेसिकली ये डेल एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक वेक्टर ऑपरेटर है। और ये वेक्टर ऑपरेटर जो है ये जरूरी नहीं है कि हम किसी वेक्टर के ऊपर ही इस ऑपरेटर को अप्लाई करें, बल्कि हम इसको किसी स्केलर के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर लेट अस से यू एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये ऑपरेटर जब यू के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम डाइवर्जेंस की तरफ ही आए और डाइवर्जेंस थ्योरम देखेंगे वो क्या होता है, तो ये इक्वेशन हमने इससे पहले देखी है। गाजीज लॉ ये कहता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। और ये हमने देखा कि क्यू वॉल्यूम इंटीग्रल के केस में बराबर होता है वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी। और रो वी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि रो वी बराबर है डेल डॉट डी के, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ डी के बराबर है। तो अगर हम इस इक्वेशन में से फर्स्ट और लास्ट टर्म को रिलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी इंटू डी वी। ये डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये वाला रिलेशन। अब ये रिलेशन एक्सक्यूज मी, ये रिलेशन बेसिकली एक ही क्लोज सरफेस और उसके अंदर का जो वॉल्यूम है उसको रिलेट करता है। यानी कि ये अगर हमारे पास इस तरीके से कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के ये जो कंटूर है, ये जो बाहर हमारे पास कंटूर है, कंटूर के को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ये लेफ्ट साइड वाला रिलेशन उसका है कि डी डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो ये गाजीज लॉ ने ये कहा कि हम इस सरफेस को इंटीग्रेट करें, ये जो सरफेस है हमारे पास बाहर वाली इसको इंटीग्रेट करें तो दैट गिव्स अस द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। जबकि ये जो राइट साइड है ये हमें कह रही है कि इस सरफेस के अंदर का जो वॉल्यूम है उसको इंटीग्रेट करें। इसके अंदर ये जो वॉल्यूम है, यानी कि ये जो इसके अंदर वॉल्यूम है, ये क्लोज सरफेस है 3 डायमेंशन के अंदर, ये मैंने उसका एक क्रॉस सेक्शन जो ड्रा किया है, इसके अंदर का ये जो वॉल्यूम है इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल बन जाएगा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि आप सरफेस को इंटीग्रेट करें या वॉल्यूम को इंटीग्रेट करें, you should get the same answer, the flux should be same। और चूंकि ये है कि flux passing through the closed surface और ये है divergence of the flux density over the volume, they should be equal। इसको थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करते हैं कि ये थ्योरम स्टेट क्या करता है, डाइवर्जेंस थ्योरम। क्योंकि लेफ्ट साइड में पता है, लेफ्ट साइड ये कहती है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, लेफ्ट साइड ये कहती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस which is called the flux through the surface। ये जो चीज है ये flux through the surface है and that is equal to
वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ओवर द रीजन इनसाइड द सरफेस। ये जो मैं बात भी कर रहा था कि ये अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है तो लेफ्ट साइड ये कहती है कि इस सरफेस का जो कंटूर है, इस कंटूर का सरफेस इंटीग्रल लें, जबकि राइट साइड ये कहती है कि वॉल्यूम इनसाइड दैट कंटूर जो है उसके ऊपर उसकी डाइवर्जेंस लें और उसको इंटीग्रेट करें। देखिए चूंकि हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ डी होती है कि ये जो हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस को बेशुमार डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, बेशुमार वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। और ये जो वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं इनका वॉल्यूम जो है ये अप्रोच टू जीरो करता है, और हर वॉल्यूम में से जो फ्लक्स पास आउट हो रहा होता है उसको डाइवर्जेंस का नाम दिया जाता है। और फिर उसको ओवरऑल इंटायर वॉल्यूम के ऊपर जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल डाइवर्जेंस आ जाती है, हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाता है जो कि यहाँ से पास आउट हो रहा है। तो ये इस तरीके से इसको रिलेट करते हैं, या इसको एक और तरीके से यूं भी समझा जा सकता है कि जैसे देखें ये हमारे पास अगर एक क्लोज सरफेस है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ये और ये जो आपको ये यहाँ पे बॉक्सेस से नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली डिफरेंशियल वॉल्यूम्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंशियल वॉल्यूम्स हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन ये कहती है कि ये जो क्लोज सरफेस है इसको इंटीग्रेट करें। राइट साइड ये कहती है कि ये जो अंदर छोटे वॉल्यूम्स हैं, डिफरेंशियल वॉल्यूम्स हैं, इन वॉल्यूम्स की डाइवर्जेंस लें और फिर उसको इंटीग्रेट करें ओवर द एंटायर वॉल्यूम। द आंसर शुड बी सेम। अब यहाँ पे अगर नोट करें आप कि हम इसको इसी स्टेटमेंट को जो ऊपर स्टेटमेंट है इसको यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल सोर्सेज एंड सिंक्स ऑफ द फील्ड इन द रीजन गिव्स द नेट फ्लक्स आउट ऑफ द रीजन। अब चूंकि देखें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सोर्स आपके पास मौजूद है, कोई चार्ज मौजूद है, यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद है, तो इन चार्जेस की वजह से जो नेट फ्लक्स आउट होगा वो आप सरफेस इंटीग्रल इसकी मदद से जो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यही जो चार्ज है आप इस राइट साइड वाली इक्वेशन की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस चार्ज की वजह से जो फील्ड यहाँ से एग्जिट कर रही है वो यहाँ से यूं एग्जिट कर रही है, यहाँ से यूं एग्जिट कर रही है, इस तरीके से जा रही है। अब इस डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट्स में तो सारी की सारी फील्ड एग्जिट कर रही है इस चार्ज की वजह से। लेकिन अगर मैं इसी वेक्टर को आगे लेके जाऊं तो देखिए ये जो साथ वाला डिफरेंशियल एलिमेंट है इसमें जितनी जितनी फील्ड एंटर हो रही है, जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है, उतना ही फ्लक्स जो है वो लीव भी कर रहा है। तो ये बेसिकली सोर्स और सिंक दोनों का काम कर रहा है कि ये सिंक का ये बेसिकली सोर्स है और ये सिंक है। तो ये सम ऑफ ऑल द फील्ड्स, ये यहाँ पे जो बात हो रही है कि ऑल सोर्सेज एंड सिंक्स ऑफ द फील्ड दैट गिव द नेट फ्लक्स आउट ऑफ द रीजन। तो जो आप अगर सारे ऐसे ही, क्योंकि डाइवर्जेंस क्या होती है, ये डेल डॉट डी, डेल डॉट डी जब हम लेते हैं तो ये एक जो डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट है डेल्टा वी या डी वी, जो एक वॉल्यूम एलिमेंट है, ये एक जो वॉल्यूम एलिमेंट है, ये उसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें देता है ये डाइवर्जेंस। और जब हम इसको डी वी को इंटीग्रेट करते हैं ओवर दी एंटायर वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम में से जो फ्लक्स फ्लक्स आउट हो रहा है वो हमारे पास आ जाएगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेसिकली फ्लक्स यहाँ से और यहाँ से आउट हो रहा है वही इस पूरी सरफेस में से आउट होगा, क्योंकि बाकी ये जितने भी डी वीज हैं, जितने भी डिफरेंशियल वॉल्यूम्स हैं, वो उसके तौर पे इनमें से क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर होगा उतना ही फ्लक्स जो है वो लीव भी हो रहा होगा, जितना फ्लक्स यहाँ से एंटर होगा उतना ही यहाँ से लीव भी होगा। तो एंड पे जो हमें पूरी पूरी सरफेस में से जो फ्लक्स आउट होगा वो वही होगा जो इधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास आया था। तो आई होप कि आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ गई होगी डाइवर्जेंस थ्योरम की। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि अगर फ्लक्स डेंसिटी की ये वैल्यू हो तो एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप लें जिसके 6 प्लेन्स हैं और ये एक्स की लिमिट्स हैं, वाई की लिमिट्स हैं, जी की लिमिट्स हैं। तो डाइवर्जेंस थ्योरम की बोथ साइड्स को आप इवेलुएट करें, यानी कि हमारे पास एक डी एस डॉट डी एस है लेफ्ट साइड और राइट साइड है वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी डी वी। इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके आप वेरीफाई करें कि आंसर जो है वो सेम आता है। तो डी की वैल्यू गिवन है, अगर हम ये लेफ्ट साइड देखें तो चूंकि ये एक क्यूब पैरेललोपिप है और ये बेसिकली जो है ये 3 डायमेंशन में अगर मैं इसको
ड्रा करने की कोशिश करूं तो ये थोड़ा सा मसला है, इस तरीके से ड्रा नहीं हो सकेगी। तो ये बेसिकली पैरेललोपिड है जिसकी 6 साइड्स हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम ये जो है डी डॉट डी एस इसको वैल्यूएट करने की कोशिश करें तो पैरेललोपिड की 6, क्योंकि 6 साइड्स हैं तो 6 साइड्स का डिफरेंट इंटीग्रल ले लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। अब यहाँ पे ये है कि डी, क्योंकि आप देखें डी के अंदर ए जी कंपोनेंट मौजूद नहीं है, एक्स और वाई कंपोनेंट है, जिसका मतलब ये है कि ये अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जी जो है वो आउट ऑफ द पेज है। अगर तो ये डी सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है, एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है, और ये डी जो है इसका और ए जी यूनिट वेक्टर का आपस में एंगल 90 डिग्रीज का है। डी का और ए जी का आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का एंगल है, इसका ये मतलब है। तो यही चीज कह रहा है कि D is parallel to the surface at z equals to 0 and z equals to 3. So D dot ds is 0 for the remaining 4 surfaces, क्योंकि दो जो टॉप और बॉटम सरफेस है उनके लिए D dot ds 0 हो जाएगा टॉप और बॉटम के लिए, क्योंकि D की फॉर एग्जांपल D की ये डायरेक्शन है और Z अगर फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द पेज है, जी अगर आउट ऑफ द पेज है तो डी डॉट ए जी जो है 0 हो जाएगा टॉप और बॉटम दोनों के लिए। तो जो रिमेनिंग 4 सरफेसेस हैं उनके लिए एक्स इक्वल्स टू 0 ये बैक सरफेस है, ये फ्रंट सरफेस है, ये लेफ्ट सरफेस है, वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 2 राइट सरफेस है। उसके लिए ये 4 इंटीग्रल आ जाएंगे। बैक के लिए ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये लेफ्ट के लिए माइनस साइन और ये प्लस साइन। इसको अगर हम माइनस साइन ये बाहर आ जाएगा, और जब इसका डी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए एक्स के साथ तो डी एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ये भी डी एक्स कंपोनेंट आएगा। ये एक्स डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, ये डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, डी एक्स की वैल्यू है 2xy, तो 2xy एट एक्स इक्वल टू 0, जब 2xy में x 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि ये जो डी एक्स है 2xy एक्स इक्वल टू 1 पे, तो 2y है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2y। यहाँ पे dy की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर एट वाई इज इक्वल टू 0, वो एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, और एक्स स्क्वेयर एट वाई इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वेयर ही रहेगा। तो ये बेसिकली डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 0 हो जाएगा, और डी वाई 0 और वाई 2 पे सेम रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2y। चूंकि ये अच्छा, अब चूंकि ये दोनों सेम है, ये भी एक्स स्क्वेयर है, ये भी एक्स स्क्वेयर है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास ये टर्म जो है वो बचेगी एक्स इक्वल्स टू 1 वाली, ये वाली टर्म हमारे पास बचेगी, बाकी सारी चीजें 0 हो जाएंगी। तो ये एक टर्म बच गई है हमारे पास जो कि 2y के बराबर है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2y आ जाएगा हमारे पास। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 0 to 3, ये y की लिमिट्स हैं, ये z की लिमिट्स हैं, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड ऑफ दी मैक्स इसकी डाइवर्जेंस थ्योरम है वो 12 के बराबर है। राइट साइड को सॉल्व करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ डी पहले सॉल्व करेंगे, तो ये डी एक्स है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, डी वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, तो ये 2y के बराबर आ जाएगा। और इसका जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो डी वी जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में डी एक्स डी वाई डी जी के बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी 12 के बराबर आएगा। तो ये दोनों चीजें जो है वो 12 के बराबर हैं, जो कि वेरीफाई करती हैं डाइवर्जेंस थ्योरम को। यहाँ पे हमने पैरेललोपिड के केस में इसको जो है वो वेरीफाई किया है। थैंक यू वेरी मच।